बहुत समय पहले की बात है। कटकपुर गांव में एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सुखी परिवार था और सब लोग आराम से एक ही घर में रहते थे। एक दिन माँ अपने तीनों बेटों के साथ घर की छत पर खड़े होकर, बेटा, ये जमीन और ये जंगल देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। इस जमीन पर बरसों खेती करके और जंगल की लकड़ियां काट कर तुम्हारे पिताजी ने हमारी हर जरूरत पूरी की और इतना बड़ा घर बनाया ताकि हमारा सारा परिवार सुख से एक साथ रह सके। हाँ माँ, मुझे आज भी याद है कैसे पिताजी मुझे अपने कंधे पे बैठाकर सुबह सुबह अपने साथ खेतों में लेकर जाया करते थे। मुझे तब खेती से कटी हुई फसलें रखने में बहुत मजा आता था। हाँ, गोपू ने खेतों में खूब मेहनत की है, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम दोनों की सफलता से भी बहुत खुश थे और इसीलिए उन्हें अपने आखिरी समय में किसी तरह का दुख नहीं था। बस उनकी एक ही अंतिम इच्छा थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा कभी ना हो और इस घर में तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। हाँ हाँ माँ, हम कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। हाँ माँ, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। बस बेटा, मेरी भी यही इच्छा है कि तुम तीनों कभी अलग ना हो। इतना कहकर माँ अपने तीनों बेटों को गले से लगा लेती है। महाजन की पत्नी का सबसे छोटा बेटा गोपू बचपन से ही अपने पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में उनका हाथ बटाया करता था। उसने खेतों में कड़ी मेहनत की, मजदूरी को संभाला, उपज को इकट्ठा किया और उसके लिए सही खरीदार ढूंढा। वो हर वक्त अपनी जमीन से जुड़ा रहा। लेकिन उसके बड़े भाई पुष्कर ने पढ़ाई लिखाई की और वो एक शास्त्री बन गया और मझला भाई चंदन वकील। एक दिन गांव के आसपास के कुछ लोग पुष्कर से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। अरे शास्त्री जी, आपने हमारी कुंडली देखकर जो कुछ बताया था वो तो बिल्कुल सच निकला। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बताइए आज हमारे लिए क्या सेवा है? आज मैं अपनी बेटी की कुंडली लेकर आया हूँ। उसकी शादी का योग कब बनेगा, बहुत परेशान हूँ। जो भी रिश्ता आता है वो किसी न किसी वजह से टूट जाता है। कुंडली तो ठीक है महाराज, लेकिन आपको तो पता है कुंडली देखने से पहले मैं। अरे हाँ शास्त्री जी, मैंने आपकी दक्षिणा पहले ही उस कुंडली में रख दी है। पुष्कर अपने बनाए नियम के अनुसार कुंडली देखने से पहले अपने दक्षिणा ले लेता है। फिर उस गांव वालों की लाई हुई कुंडली को देखकर उसे उपाय बता देता है। इस तरह रोज पुष्कर को अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिससे पुष्कर का गुजारा बढ़िया तरीके से चल रहा था। वही पेशे से वकील चंदन की भी वकालत से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। बस गोपू का जीवन बड़ा मुश्किल भरा था। वो खेतों में सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपने दोनों भाइयों जितना नहीं कमा पाता। उसके मुकाबले बाकी दोनों भाई काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे, जिससे गोपू को तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। एक रात गोपू खेत से लौटा। नीलम, पानी लाना जरा। आ गए आप? जिंदगी भर ये मेहनत मजदूरी ही करते रहोगे या कभी आराम की जिंदगी भी जीने को मिलेगी हमें? तुम्हें कौन सा आराम नहीं है इस घर में? छोड़ो, बेवजह मेरा मुंह मत खुलवाओ। ठीक है, तो फिर चुप ही रहो। अच्छा सुनो ना, आज मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर आने का न्योता दिया है। तुम तो जानते हो ना कि उसने अभी कुछ दिनों पहले घर बनवाया है, तो वहाँ गृह प्रवेश भी है। चलो ना, कुछ दिन हम भी वहाँ घुमाते हैं। वो तो ठीक है नीलम, लेकिन पर मैं कैसे जा सकता हूँ?
तुम्हें तो पता है ना, यहाँ इतना सारा काम पड़ा है। आप ना बस हमेशा यही कहते रहते हैं। अब क्या आपके काम के चलते हम कभी कहीं नहीं जाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ। जी नहीं, जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है? उनके हिस्से की जमीन की देखभाल भी तो आप ही करते हो, जबकि आपके दोनों भाई तो आराम से बिस्तर तान कर पड़े रहते हैं और जब मन करता है अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने निकल पड़ते हैं। और एक हम हैं जो हमेशा यहीं अटके रहते हैं। क्यों फिजूल की बातें करती हो? सो जाओ। आप तो मेरी बात मानिए, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। कम से कम तब तो आपको अपने लिए कुछ समय मिलेगा। गोपू के कानों को वैसे तो नीलम की इन बातों की आदत हो चुकी थी, लेकिन हर रोज यही बात सुनकर गोपू परेशान हो चुका था। अब तो उसे नीलम की बात सुनकर ये लगने लगा था कि शायद उसकी पत्नी ही सही कह रही है। शायद नीलम सही कह रही थी। मेरा काम मेरे दोनों भाई के काम से ज्यादा जरूरी है और इसलिए मेरे ही वजह से दोनों भाई इतने ठाट और आराम से रहते हैं। एक दिन गोपू, माँ, मुझे जायदाद से मेरा हिस्सा चाहिए। ये क्या कह रहे हो गोपू? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर रहो, एक होकर रहो, फिर आज तुम्हें ये क्या हुआ? माँ, अगर गोपू यही चाहता है तो यही सही है। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले गोपू, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि खेती बाड़ी मेहनत का काम है, पर बाकी काम उतने ही जरूरी हैं और इस बात का एहसास भी तुम्हें जल्द ही हो जाएगा बेटा। जमीन जायदाद के कागज तैयार किए गए, उनके आधार पर बंटवारा होना था। गोपू बहुत बढ़ चढ़कर सब चीजें सीख समझ रहा था, जबकि उनके दोनों भाई चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। मेरे बच्चों, आज तुम बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हो। ऐसे में हमारी परंपरा है कि किसी भी जरूरी काम को करने से पहले हम सबको एक साथ हमारी कुलदेवी के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने जाना होता है। तो कल हम सब लोग वहां चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम पूरा करेंगे। बेटों ने माँ की ये बात मान ली और अगले दिन बेटे और अपनी बहुओं को लेकर महाजन की पत्नी कुलदेवी के दर्शन को निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सभी ने कुलदेवी के दर्शन किए और फिर वहां से लौटने लगी कि तभी एक गांव के बाहर ही एक पुराना सा मंदिर था और आसपास में ही खाने की दुकान भी थी। बच्चों, मैं तो बहुत थक गई हूँ और भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। माँ के इतना कहने पर तीनों भाई रुपयों की थैली को ढूंढने लगे, लेकिन किसी को पैसे का थैला नहीं मिला। ओ, मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे माँ को सौंपा था। पुष्कर के कहने पर माँ ने भी पैसों की उस थैली को ढूंढा, पर उन्हें भी वो थैली कहीं नहीं मिली। बेटा, दी तो थी तुमने मुझे, लेकिन अब वो थैली मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है। अब क्या करें? अब तो एक ही उपाय है, मैं बहुओं के साथ इस सामने वाले मंदिर में रुक जाती हूँ। तुम तीनों जाकर कुछ काम धंधा ढूंढो और कुछ पैसे कमा लाओ, क्योंकि पैसे के बिना ना तो हम कुछ खा पाएंगे और ना ही घर लौट पाएंगे। बेटों ने माँ की ये सलाह मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते गोपू को रास्ते में कुछ लोग मिले जो काफी परेशान होते हैं। क्या बात है मित्रों, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? भाई, जमीन देख रहे हो? इसके
इस हिस्से में सदा ही पानी जमा रहता है और ऐसे में इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? मैं तुम्हें चांदी की 100 मुद्राएं दूंगा। गोपू ने पास में पड़े गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लिए। इस तरह तुम्हें गोले बनाने हैं और इन्हें गीला और नरम रखने और फिर हर गोले में बीज डालकर उन्हें सुखा देना। फिर क्या, उन गोलों को इस जमीन में डाल देना। गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। अरे वाह, आपकी ये तरकीब तो काफी अच्छी है। पता नहीं कभी हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लीजिए आपको 100 चांदी की मुद्राएं। इन मुद्राओं को पाकर गोपू बहुत खुश हुआ और वापस मंदिर लौट गया। वहीं दूसरी तरफ चंदन भी काम की खोज में गांव में इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसे पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा दिखा जो काफी दुखी लग रहा था। किस बात की चिंता में हो भाई, मुझे बताओ। क्या पता तुम्हारे किसी काम आ सकूं। भाई, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों भाइयों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक होंगे। अच्छा, फिर? तो एक दिन बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल में भीगी हुई पट्टी बांध दी। मेरी बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी। सुबह चूल्हे के पास जाकर सो गई। तो तुम इस वजह से इतने दुखी हो? नहीं, दरअसल अब बिल्ली चूल्हे के पास जाकर बैठी थी तो एक चिंगारी उस तेल से सने कपड़े पर पड़ी और उससे आग पकड़ ली। फिर क्या हुआ? वहां से आग आसपास के घरों में फैल गई और सब जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। अच्छा, तो फिर पंचायत में क्या हुआ? पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वो मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। पर अब मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। चिंता न करो मित्र, बस ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें चांदी के 500 सिक्के दूंगा। तो ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो। चंदन के कहने पर वो आदमी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और फिर चंदन, क्या यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? हाँ, बिल्कुल। क्या आप मानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? और नहीं तो क्या। पर बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी। उसकी 3 टांगे जो ठीक थी उनकी वजह से ही वो भाग सकी। अरे हाँ, सच है, अपनी 3 टांगों पर ही वो भाग सकी। हाँ, तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। चंदन की बुद्धि ने सबको चौंका दिया और फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने चंदन को चांदी के 500 मुद्राएं दे दी, जिन्हें पाकर चंदन भी वापस मंदिर लौट गया। इसी बीच पुष्कर, जो सबसे बड़ा था, वो काम की तलाश में घूम रहा था कि तभी एक घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी।
वो घर बहुत बड़ा था, जिसके बाहर एक दरबान भी खड़ा था। कमाल है, ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? कौन रहता है यहाँ? श्रीमान, यहाँ राजा के मंत्री महोदय रहते हैं। अच्छा, तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? दरबान मंत्री से आज्ञा लेकर पुष्कर को घर के भीतर ले गया। क्या बात है महोदय, आप रो क्यों रहे हैं? राजा लोग भी अजीब होते हैं। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। चिंता ना करें पूज्यवर, हाथी का वजन पता लगाने में आपकी मदद करूंगा, पर बदले में मेरा पुरस्कार क्या होगा? मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, तो उस हाथी को नदी के किनारे ले जाओ और वहाँ बहुत सी नौकाएं खड़ी होनी चाहिए। मंत्री ने ऐसा ही किया। नदी किनारे उस हाथी को लेकर आया, जहाँ बहुत सी नौकाएं भी खड़ी थी। इन हाथी को नाव में खड़ा करें। पुष्कर के कहने पर हाथी को नाव पर खड़ा किया गया तो नौका पानी में धंसने लगी और कुछ देर बाद धंसना बंद हो गया। अब जहाँ तक नौका धसी है वहाँ निशान लगाइए और फिर हाथी को बाहर निकालकर उसे बड़े बड़े पत्थरों से भर दीजिए और तब तक भरते रहिए जब तक नाव पुराने लगे हुए निशान तक धंस ना जाए। पुष्कर ने जैसे जैसे कहा, मंत्री ने वैसा वैसा किया और ऐसा करने के बाद अब इन पत्थरों को पानी से निकालकर इन्हें तौल लीजिए। इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। पुष्कर की बुद्धिमानी से मंत्री बहुत खुश हुआ और उसने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ पुष्कर को कुछ और भी वस्तुएं भेज दी। पुष्कर ये सब लेकर वापस मंदिर लौट गया, जहाँ सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। पुष्कर के आने के बाद सबने भरपेट भोजन किया और चलने की तैयारी करने लगे। तभी माँ ने पैसों की वो गुम थैली निकालकर अपने बेटों और बहुओं को दिखाई। ये देखो बेटा, मैंने ये पैसों की थैली जानबूझकर छुपा दी थी। मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम का अपना महत्व है। गोपू, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारे भाई भी बहुत अच्छा कमाते हैं, जो सारे परिवार का भरण पोषण में काम आता है। माँ की ये बात सुनकर गोपू और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों को ये समझ आया कि घर के बंटवारे का सोचकर वो क्या गलती करने जा रहे थे। जिसके बाद सब घर लौट आते हैं और एक साथ एक ही घर में मिलजुल कर रहने लगते हैं।